गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट लिक्विड स्टेट के लिक्विड क्रिस्टल टॉपिक को स्टडी किया था। लिक्विड क्रिस्टल क्या होते थे? हमारे पास में लिक्विड क्रिस्टल वे होते थे जिनका गुण द्रव और ठोस अवस्था के बीच में पाए जाते थे, मतलब जिनके गुण ठोस अवस्था व द्रव अवस्था के बीच में होते थे। फिर हमने उनके अंतर के बारे में पढ़ा कि लिक्विड क्रिस्टल ठोस अवस्था और द्रव अवस्था में क्या क्या अंतर होते हैं। वहाँ पर हमने देखा कि कुछ गुण जो होते हैं ठोस अवस्था के वो लिक्विड क्रिस्टल दर्शा रहे थे, जैसे विषमदेशिकता, द्वि अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन आदि, एक्स किरण विवर्तन। और कुछ गुण वो द्रवों के समान दर्शा रहे थे, जैसे शांता हुआ, पृष्ठ तनाव हुआ। तो इस प्रकार से जो लिक्विड क्रिस्टल थे वो द्रव और ठोस दोनों अवस्थाओं के गुणों को दर्शा रहे थे, तो उनको एक मध्यवर्ती अवस्था कहा गया, ठोस और द्रव अवस्था की। आज के टॉपिक में हम इन लिक्विड क्रिस्टलों का वर्गीकरण देखेंगे कि लिक्विड क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं और उनको वर्गीकृत कैसे किया जाता है। तो अपना टॉपिक आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स या द्रव क्रिस्टलों का वर्गीकरण। ठीक है, द्रव क्रिस्टलों का वर्गीकरण। अब देखो, जो द्रव क्रिस्टल होते हैं या कोई भी अवस्था होती है उसमें क्या पाए जाते हैं? कण पाए जाते हैं या अणु पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन अणुओं की व्यवस्था के आधार पर द्रव क्रिस्टलों को वर्गीकृत किया गया है। देखो, जो अणु होते हैं वो अगर नियमित रूप से व्यवस्थित होंगे, उनके बीच में दूरी कम होगी तो वो ठोस अवस्था होगी। अगर अणु थोड़े से दूरी पे होंगे और नियमित व्यवस्था के साथ रहेंगे तो वो द्रव अवस्था होगी, और उसमें नियमन में थोड़ा सा कम आता है, मतलब पूरी तरह नियमित नहीं होते, द्रव अवस्था में ग्रुप में होते हैं। और जो गैस होता है उसमें कोई नियमित अवस्था नहीं पाई जाती अणुओं की। तो इन अणुओं की व्यवस्था के आधार पर ही हम इनको क्लासिफाई करेंगे। तो द्रव क्रिस्टलों के अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि इनके अणु भिन्न भिन्न व्यवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न व्यवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इन व्यवस्थाओं के आधार पर जो लिक्विड क्रिस्टल होते हैं उनको हम दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। अणुओं की व्यवस्था के आधार पर द्रव क्रिस्टलों को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो पहले होते हैं वो होते हैं सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल, सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टल, और दूसरे होते हैं नेमेटिक द्रव क्रिस्टल। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन लिखेंगे अणुओं की व्यवस्था के आधार पर द्रव क्रिस्टलों को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है।
ठीक है, तो अणुओं की व्यवस्था के आधार पर हम जो लिक्विड क्रिस्टल है उनको दो भागों में व्यवस्थित कर सकते हैं। जो पहली होता है वो होता है सिमेट्रिक और दूसरे होते हैं निमेक्टिक। द्रव क्रिस्टल ठीक है, पहले अपने पास होंगे सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टल सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल और दूसरे होंगे अपने पास में नेमेटिक द्रव क्रिस्टल देखो, जो अणुओं की व्यवस्था हुई उसके आधार पर हमने दो भागों में इनको विभाजित किया है। पहला है अपने पास में सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टल, दूसरे हैं नेमेक्टिक द्रव क्रिस्टल। ये दो प्रकार के लिक्विड क्रिस्टल पाए जाते हैं अपने पास में। अब इनमें क्या क्या गुण होंगे, क्या क्या अंतर होंगे, वो अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसके बाद भी कुछ आते हैं कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल, मिश्रित लिक्विड क्रिस्टल, लेकिन वो इनसे ही मिलके बने होते हैं। तो मेन जो पार्ट होते हैं लिक्विड क्रिस्टल के वो ये दो होते हैं अपने पास में, एक सिमेट्रिक दूसरे नेमेक्टिक। ठीक है, तो अणुओं की व्यवस्था के आधार पर अपने दो पार्ट कर दिए। अब एक एक को अपन पढ़ेंगे। पहले आएगा अपने पास में सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल। देखो, सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टलों में अणुओं की संरचना कैसी होती है, परतों के रूप में होती है। ये समांतर रूप से परतों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इन परतों के बीच की जो दूरी होती है वो कैसी होती है, नियमित रहती है। और ये परतें आपस में क्या होती है, एक दूसरे पे सरक सकती है। मतलब जो सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टल होते हैं उनकी संरचना कैसी होगी, ऐसे एक लाइन है, ठीक है, ये अपने पास में ऐसे एक एक परत है और ऐसे परतें हैं। ठीक है, तो इनकी संरचना क्या होती है, परतों में होती है और ये परतें नियत दूरी पर उपस्थित होती है। ठीक है, ठोसों जितनी नहीं होगी लेकिन नियत दूरी पर उपस्थित होगी और ये परतें एक दूसरे पे सरक सकती है। ठीक है, इनके कारण जो इनकी संरचना होती है वो सोप लायक होती है। सोप मतलब साबुन जैसे, जैसे साबुन एक अपन हाथ लगाएंगे साबुन के तो अपना हाथ फिसलता है, वैसे ही इनकी संरचना, इनको बोला गया सोप लाइक संरचना होती है। इन परतों की उपस्थिति के कारण इनको क्या बोला जाता है, क्रिस्टलीय बोला जाता है। इन परतों की उपस्थिति के कारण इनको क्रिस्टलीय बोला जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि इनके जो अणु होते हैं वो समांतर रूप से व्यवस्थित होते हैं परतों के रूप में। इन परतों की जो दूरी होती है वो नियमित होती है और इनकी जो संरचना होती है वो सोप लाइक होती है। मतलब परतें एक दूसरे पे क्या सकती है, सरक सकती है। और क्रिस्टलीय होने के कारण, मतलब परतें होने के कारण इनका रूप कैसा होता है, क्रिस्टलीय होता है। ठीक है, तो ये होते हैं सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल। तो अपन एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पॉइंट आता है इन द्रव क्रिस्टलों में अणु समांतर क्रम में परतों के रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, समांतर क्रम में परतों के रूप में
क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। फिर नेक्स्ट दूसरा, इन परतों के मध्य की दूरी नियमित होती है। ठीक है, इन परतों के मध्य की दूरी नियमित होती है, ये दूसरा है पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, ये परतें एक दूसरे पर सरक सकती है। ये परतें एक दूसरे पर सरक सकती है। ठीक है, तो इनका जो डायग्राम होता है वो कैसा बनता है, ये इस टाइप से होती है परतें। अब ये हो गया। ठीक है, इस टाइप से लिक्विड क्रिस्टल होते हैं। देखो, अगर ठोस अवस्था होती तो यहाँ पर भी क्या होते, अणु होते, यहाँ पर भी अणु होते, यहाँ पर भी अणु होते, क्योंकि नियमित व्यवस्था होती है। इसमें क्या होता है, ये व्यवस्था तो नियमित है, ये वाली व्यवस्था तो नियमित है, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, अणु उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होती है, समांतर क्रम में उपस्थित है सारे के सारे। इनमें क्या होती है, परतें होती है जो कि नियमित दूरी पे होती है। देखो, एक परत, फिर दूसरी दूरी आई, फिर दूसरी परत, ऐसे ही यहाँ पर एक परत, फिर दूसरी परत, तो नियमित दूरी पे होती है। और ये परतें एक दूसरे पे क्या हो सकती है, सरक सकती है, एक दूसरे पे क्या हो सकती है, फिसल सकती है। ठीक है, तो इनको किस लिए बोला गया, सोप लाइक स्ट्रक्चर बोला गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अपन लिखेंगे सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टलों में परतों के सरकने के कारण इनकी संरचना साबुन जैसे सोप लाइक मानी गई। परतों के सरकने के कारण इनकी संरचना साबुन जैसे मानी गई। नेक्स्ट, इन क्रिस्टलों में इन द्रवों में परतों की उपस्थिति के कारण इन्हें क्रिस्टलीय माना गया। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, इन्हें क्रिस्टलीय माना गया। इनकी साबुन जैसी संरचना थी और परतों के सरकने के कारण इनकी साबुन जैसी संरचना मानी गई। दूसरी, इनमें क्या होती है, परतों की उपस्थिति के कारण इनको क्या बोला गया, क्रिस्टलीय बोला गया, तो इनका नाम पड़ गया द्रव क्रिस्टल। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिमेट्रिक था इसमें क्या था, समांतर क्रम में अणु उपस्थित थे परतों के रूप में। ये परतें नियमित दूरी पर उपस्थित थी और ये एक दूसरे पर क्या होती है, सरक सकती है। ठीक है, एक दूसरे पे सरक सकती है। ये इनका डायग्राम था, नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल का डायग्राम था। इन परतों के सरकने के कारण हमने क्या बोला, इनकी संरचना साबुन जैसी होती है
और इनमें क्रिस्टलीय गुण आते हैं। ठीक है, तो ये तो था इनका इंट्रोडक्शन टाइप सिमेट्रिक का। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इनके गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके अपन गुण इनके देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना डलेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स। ठीक है, सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टलों के गुण। ठीक है, ये अपन नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इनके गुण क्या क्या होते हैं। देखो, सबसे पहला जो सिमेट्रिक होता है तो इन द्रवों का प्रवाह सामान्य द्रवों की जैसे नहीं होता, ये परतों के प्रवाह के रूप में होता है। ठीक है, मतलब इन द्रवों का प्रवाह सामान्य द्रवों की भांति नहीं हो रहा है, ये परतों के रूप में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो इन पर शांतता की धारणा लागू नहीं होगी। ठीक है, दूसरा, इनमें न्यूटनी प्रवाह नहीं होता है। न्यूटनी प्रवाह नहीं होता है मतलब जो न्यूटन की गति दी थी शांतता के बेस पे वो नहीं होता है। इसमें एक्स किरण विवर्तन पाया जाता है, ये प्रकाश का प्रकीर्णन भी करते हैं। ठीक है, अलग अलग तरंग दैर्ध्य के साथ साथ अलग अलग रंग उत्पन्न करते हैं, ये एक्स किरण विवर्तन प्रारूप बनाते हैं। इनकी प्रकृति क्या होती है, विषम देशिक होती है। नेक्स्ट, इसमें क्या होता है, इनको अगर कांच की पट्टिका पे रखोगे तो ये सीढ़ी नुमा संरचना बना लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, द्रव क्रिस्टलों में इनके गुण पाए जाते हैं, जो अपन एक एक करके अब स्टडी करेंगे। देखो, फर्स्ट जो होता है अपन लिखेंगे पहला पॉइंट इनके गुण का, सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टलों का प्रवाह सामान्य द्रवों की भांति नहीं होता है। इनका प्रवाह परतों के सरकने से होता है। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आया कि इनका जो प्रवाह है वो सामान्य द्रवों के भांति नहीं होता है और इनका प्रवाह परतों के सरकने से होता है। ठीक है, परतें एक दूसरे पे सरकती है तब ये आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास में है गुण वो है कि जो परतें सरकने का वेग होता है वो द्रवों के वेग से क्या होता है, सामान्य जो द्रव होते हैं उनसे अलग होता है। ठीक है, अब अलग हो रहा है द्रवों से तो उस पर तो हम जो न्यूटन के नियम है या शांतता की अवधारणा लागू नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आएगा अपने पास सेकंड, विभिन्न परतों के सरकने का वेग सामान्य द्रवों की भांति नहीं होता है, अतः इन पर
शांता की अवधारणा लागू नहीं होती है। ठीक है, तो सेकंड क्या है अपने पास में, सामान्य द्रवों की भांति नहीं होता है विभिन्न परतों के सरकने का वेग। तो इस पर किसकी अवधारणा लागू नहीं होती, शांति की अवधारणा लागू नहीं होती है। मतलब शांता के जो नियम है वो इन पर लागू नहीं होते हैं। तो पहला टॉपिक तो क्या था कि इनका प्रवाह सामान्य द्रवों की जैसे नहीं हो रहा था। ठीक है, इनका प्रवाह है अलग टाइप से हो रहा था। दूसरा, ये जो परतें सरकती है वो भी सामान्य द्रवों की बात ही नहीं सरकती, इसलिए जो शांता के नियम हैं जिनके अकॉर्डिंग द्रवों को क्लासिफाई करते हैं वो इस पर लागू नहीं होते हैं। तीसरा पॉइंट जो अपने पास आएगा, तीसरा गुण इनमें न्यूटनी प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, इनमें न्यूटनी प्रवाह नहीं होता है। जो न्यूटन का प्रवाह के अकॉर्डिंग द्रवों को बांटा गया है वो इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में आएगा इसके गुण, फोर्थ, इनकी प्रकृति विषम देशिक, इनकी प्रकृति विषम देशिक होती है। विषम देशिकता मैंने पहले भी बता रखा है क्या होती है कि किसी भी पदार्थ के वे गुण जो उसकी दिशा पर निर्भर कर रहे हो, मतलब इस दिशा से कोई ऊपर से कुछ देख रहे हो गुणों को, इस साइड से देख रहे हो, इस साइड से देख रहे हो, इस साइड से देख रहे हो, मतलब दिशा के अकॉर्डिंग गुण सारे के सारे क्या हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं, तो वो होते हैं विषमदेशी प्रकृति कहलाई जाती है। ठीक है, तो वो वाली प्रकृति होती है विषमदेशी, तो इनकी प्रकृति भी विषमदेशी होती है। नेक्स्ट अपन लिखेंगे फिफ्थ, फिफ्थ गुण आएगा इनके अणु एक अक्षीय होते हैं जिन पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, मतलब इन पर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाएगा तो इस सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टलों पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। नेक्स्ट मैंने बताया था यदि इन द्रव क्रिस्टलों को कांच की पट्टिका पर रखा जाए तो यह सीडी नुमा, तो यह सीडी नुमा आकृति बना लेते हैं। तो ये सीडी नुमा आकृति बना लेते। देखो कैसे बनाएंगे, मान लो ये अपने पास में कांच की
पट्टिका है। तो ये जो द्रव क्रिस्टल होते हैं ये इस टाइप से आकृति बना लेंगे इस पे, ठीक है, इस टाइप से आकृति बना लेंगे, ये इससे अरेंज हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, इस तरह से ये आकृति बना लेते हैं। मतलब इनको कांच की स्लाइड पे रखोगे तो ये क्या होंगे, एक के ऊपर एक सीढ़ी नुमा परतदार संरचना तो होती है, तो ये एक तरह से सीढ़ी नुमा संरचना बना लेते हैं। ठीक है, लास्ट जो इनका गुण होता है वो होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टल प्रकाश का प्रकीर्णन दर्शाते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टल प्रकाश का प्रकीर्णन दर्शाते हैं। तो ये कुछ गुण थे जो सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टलों के थे। एक बार अपन वापस देख लेते हैं कौन कौन से गुण थे। देखो, सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टलों का प्रवाह क्या था, सामान्य द्रवों की भांति नहीं हो रहा था। इनमें जो प्रवाह होता है वो परतों के सरकने के कारण होता है। दूसरा, इन परतों के सरकने का वेग भी सामान्य द्रवों की भांति नहीं था, अतः इन पे शांता की अवधारणा लागू नहीं हो रही थी। नेक्स्ट, इनमें न्यूटनी प्रवाह नहीं होता है। इसके बाद इनकी प्रकृति कैसी हो रही थी, विषम देशिक होती है। मतलब हर डायरेक्शन से अगर अपन अपवर्तनांक, अपवर्तन, द्विपरावर्तन इनके मान देखेंगे तो वो हर दिशा में अलग अलग आएंगे। नेक्स्ट, इनके अणु एक अक्षीय होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र से क्या नहीं होते, प्रभावित नहीं होते। मतलब इन पर चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, अगर इनको कांच की स्लाइड पे रखें तो ये कैसी संरचना बना लेते हैं, सीढ़ी नुमा संरचना बना लेते हैं, सीढ़ी जैसी संरचना बना लेते हैं। ठीक है, लास्ट जो इनका था कि प्रकाश का प्रकीर्णन दर्शाते हैं। तो ये कुछ गुण थे किनके, सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टलों के। अब हम पढ़ेंगे इनके उदाहरण कि कौन कौन से जो लिक्विड क्रिस्टल होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं। तो नेक्स्ट, सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टलों के उदाहरण, सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टलों के उदाहरण पढ़ेंगे। देखो कौन कौन से होते हैं। यौगिक संक्रमण ताप और गलनांक। देखो जो यौगिक है वो पहला वो है एन ऑक्टिल पैरा एजॉक्सी सिनेमेट। इसका जो संक्रमण ताप है वो है 90 डिग्री और इसका गलनांक है 175। मतलब 90 डिग्री पर यह